गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्टडी कर रहे हैं लास्ट कई दिनों से। इसमें हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का स्टडी कर चुके हैं। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो चुका है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हुआ है, नहीं हुआ है, बोर्स एटॉमिक मॉडल हो चुका है। बोर्स एटॉमिक मॉडल में तुम नहीं थे, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। क्लियर? लेट अस स्टार्ट बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल ये जो मॉडल दिया गया है किनके द्वारा दिया गया है? नील्स बोर के द्वारा। क्लियर? सो दैट इस एटॉमिक मॉडल को क्या नाम दिया गया? बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना गया। इसका पोस्टुलेट क्या है? पहला पॉइंट, जो एटम होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। एटम्स आर कंसिस्ट बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स। Atoms are consist by subatomic particles. Okay? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? रुक जाओ। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? तो पहला क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन्स, सिंबल E, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन्स, P पॉजिटिव, P प्लस, पॉजिटिव चार्जेबल पार्टिकल। एंड तीसरा न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स N नॉट, चार्जलेस पार्टिकल होते हैं। यानी एटम जो बने हुए हैं मेनली 3 पार्टिकल के बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom. क्लियर? एटम के बीच में न्यूक्लियस होते हैं। अब देखो, मान लेते हैं क्या कि ये न्यूक्लियस है। क्लियर? और इस न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस, ये हम न्यूक्लियस है ये, तो न्यूक्लियस के अंदर में कौन कौन सा पार्टिकल आ गया? प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? और न्यूट्रॉन चार्जलेस हो गया। तो न्यूक्लियस के अंदर में कौन सा चार्ज आ गया? न्यूक्लियस के अंदर में एक पॉजिटिव चार्ज ही है ना, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस हो गए ना। तो न्यूक्लियस के अंदर में कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस क्या कैरी कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है कि नहीं कैरी कर रहा है? यानी न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन ना जी। तो न्यूक्लियस कैरी कर रहा है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है ना। क्यों कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में कौन कौन से पार्टिकल है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, तो पूरा न्यूक्लियस का नेचर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। किसके कारण से होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन
क्लियर। सो न्यूक्लियस का नेचर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा। तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव क्यों कहलाया न्यूक्लियस? क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब देखो तीसरा पॉइंट आता है कि न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियस के अंदर में जो पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। कोई दिक्कत समझने में? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एटम जो बने हुए हैं किसका बना हुआ है? कौन कौन से हो गए? सेकेंड पॉइंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? और न्यूक्लियस का नेचर क्या हो जाएगा? किसके कारण से? किस पार्टिकल के कारण से पॉजिटिव नेचर हो गया? प्रोटॉन। ओके, न्यूक्लियॉन्स किसे कहेंगे? तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। क्लियर। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस in definite orbits और शेल। क्लियर। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है भाई? तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कहाँ पे चक्कर लगा रहा है? तो अपने ऑर्बिट या नहीं तो शेल में। सेल की संख्या कितने हैं टोटल? हाँ, सेल को हम लोग एनर्जी सेल के भी नाम से जानते हैं। सेल की संख्या 7 स्टडी कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल बराबर 1 to 7। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक सेल का और डिस्कवर हो चुका है, 8वां सेल का, लेकिन उस सेल का स्टडी हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस सेल का डेटा अभी तक नहीं आया है। जिस दिन आ जाएगा डेटा उस दिन हम लोग भी उसका स्टडी करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी तक हम क्या मानेंगे? नंबर ऑफ सेल की संख्या 1 to 7। और ध्यान देना, एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल का अरेंजमेंट होता है, ऑर्बिट का अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? केर्नल। केर्नल। The arrangement of orbits in an atom is known as केर्नल। ध्यान देना, केर्नल का फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है? के। अब इधर स्ट्रक्चर देख लीजिए। एटम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बाहर में ऑर्बिट है। पूरा घेरे हुए मिलेंगे आपको। हम आधा ऑर्बिट शो कर रहे हैं। पहला सेल पूरा घेरा हुआ होगा। दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, 4, 5, 6 और 7। ये सेल कहलाया। सेल को n लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 7।
ये जो सेल का अरेंजमेंट है एटम के अंदर में, ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेल है। अरेंजमेंट ऑफ सेल। इस अरेंजमेंट ऑफ सेल को क्या नाम दिया गया? केर्नल। अरेंजमेंट ऑफ सेल को क्या नाम दिया गया? केर्नल। केर्नल का फर्स्ट लेटर क्या है? सो पहले सेल को हम के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर लेते हैं। के बाद एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। समझ में आ रही है ना? एटम के अंदर में जो सेल का अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को क्या बोला गया? केर्नल। और केर्नल का फर्स्ट लेटर कौन सा आता है? इसी कारण से पहले सेल का नाम क्या दिया गया, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम। ये जो के एल एम एन ओ पी क्यू पढ़ा नाम किसके आधार पे पढ़ा? केर्नल के आधार पे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब इसी में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर? अब देखो 4 पॉइंट। एटम के अंदर में सेल होते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। एटम के अंदर में क्या है? सेल है। सेल को ऑर्बिट के भी नाम से जानते हैं। और सेल के अंदर में क्या है? सब सेल, जिसे हम ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन स्पाइन करते रहते हैं अपने एक्सिस पे, और न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहता है। तो हम लोग तो यहाँ तक स्टडी कर चुके हैं सेल और ऑर्बिट। सेल किसको बोला गया? तो वह स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सेल किसको कहेंगे? तो सेल देख लीजिए, सेल किसको कहेंगे? सेल का डिफिनीशन क्या होगा? द प्लेस ऑफ एटम वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एटम का वह स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया गया, उसी स्थान को क्या बोला गया? ऑर्बिट, या नहीं तो सेल कहेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया गया? इस सेल में। तो एटम का वह प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं? सेल या ऑर्बिट। द प्लेस ऑफ एन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट known as shell। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखो चौथा पॉइंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सेल के बारे में जानकारी ले लिए कि भाई एटम का वह स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस स्थान को क्या कहेंगे? हम सेल के नाम से जानेंगे। अब सबसेल या ऑर्बिटल क्या होता है? तो सेल के अंदर में सबसेल और ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर? तो टोटल सबसेल और ऑर्बिटल कितने तरह के हैं? सबसेल या ऑर्बिटल कितने तरह के हैं? 4 टाइप के होते हैं। क्लियर? पहले सेल को क्या कहते हैं? एस सबसेल। एस सबसेल। और एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सबसेल को कहते हैं पी सबसेल। पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तीसरे को कहते हैं डी सबसेल। डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट सबसेल क्या कहलाता है? एफ सबसेल। और एफ सबसेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? क्लियर? और सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो कितना होता है? 32 इलेक्ट्रॉन। अब देखो
सेल के अंदर में सब सेल है, तो पहले सेल में सिर्फ और सिर्फ एस सब सेल रहेंगे और एक एक अमाउंट बढ़ते जाएंगे। दूसरे में क्या आ जाएगा, एस पी, तीसरे में एस पी डी, चौथे में एस पी डी एफ, पाँचवें में भी, छठे में और सातवें में। समझ में आ रही है ना। आखिर में चौथा से 5 सातवें सेल तक सिर्फ एस पी डी एफ क्यों आए, क्योंकि अभी तक टोटल सब सेल की संख्या कितना डिस्कवर हुआ और प्रत्येक सेल में सब सेल की संख्या 1 से बढ़ते जा रहे हैं। तो 4 ही तक ना है जी। तो पहला में एस, दूसरा में एस पी, तीसरा में एस पी डी, चौथा में एस पी डी एफ। अगला जो डिस्कवर होगा वो किस में चला जाएगा, 5वां में। क्लियर। अभी तक कितना डिस्कवर है, 4। तो चौथा सेल से लेकर के, यहाँ ध्यान देना, चौथे सेल से लेकर के 7वें सेल को क्या बोला गया है, कांस्टेंट सेल। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, स्थिर सेल हो गया। वो बात समझ में आ रही है ना। कोई प्रॉब्लम आएगा इसको समझने में। अब आ जाते हैं कि सेल के अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, किस सेल के अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 5वां पॉइंट, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन in the cell can be calculated by 2n square। किस सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया है, 2n स्क्वायर, जहाँ पर n बराबर क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ सेल, नहीं नंबर ऑफ सेल। देखो सेल को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। समझ में आ रही है। इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे जब आप राइट कर लीजिएगा तब। पहले फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, समझ लीजिए। बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, नील्स बोर साहब के द्वारा। इनका पहला पोस्टुलेट क्या है, मत क्या है, कि एटम जो है किस चीज़ के बने हुए हैं, कौन कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, तो न्यूक्लियस का नेचर क्या होगा, किसके कारण से, वेरी गुड, न्यूक्लियॉन्स किसे कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानेंगे, यानी न्यूक्लियस के जो पार्टिकल हैं उसको न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। सेल की संख्या अभी तक कितने हैं, और सेल का जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को क्या बोला गया, कर्नल का फर्स्ट लेटर क्या होता है, के होता है। इसलिए पहले सेल को क्या बोला गया, उसके बाद क्या यूज किया गया, अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया, कोई प्रॉब्लम। और सेल कहेंगे किसको, एटम का वह स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस स्थान को क्या कहेंगे। तो ये अरेंजमेंट ऑफ एटम हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर में कहाँ पाया गया, सब सेल में। सब सेल की संख्या अभी तक कितने हैं, 4। एस सब सेल, एस सब सेल को किस नाम से जानते हैं, शार्प। पी सब सेल को क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल। डी सब सेल को डिफ्यूज, और एफ सब सेल का क्या नाम दिया गया, फंडामेंटल। सारे का नाम याद कर लेना है। एस का मतलब सार, पी का फुल नेम प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज और एफ का फंडामेंटल। तो टोटल सब सेल कितने हो गए, 4। पहले सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे,
दूसरे सब सेल में, 6, तीसरे सब सेल में, 10, और चौथे सब सेल में 14, कुल मिला के 32, 32। अब देखो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2, एस सब सेल है तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, yes sir, दूसरे सेल में एस और पी आ रहे हैं। yes sir, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में कितने रहेंगे? अरे 6 या +2, एस में 2 और पी में 6 रहेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन ना। फिर तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? कैसे? 18 हो जाएगा। एस में 2, पी में 6 और डी में 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10, 18 हो गए। यानी तीसरे सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 18, और चौथे सेल में 32, चूंकि एस पी डी एफ आ गए ना, yes sir, इसमें 32, पांचवें सेल में भी 32 इलेक्ट्रॉन, छठे सेल में भी 32 और सातवें सेल में भी। तो देखो चौथा से सातवां सेल में नंबर ऑफ सब सेल भी सेम आ रहे हैं, yes sir, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम आ रहे हैं, इसलिए चौथे से सातवें सेल को किस तरह का सेल बोला गया? constant cell, कांस्टेंट सेल या नहीं तो स्टेशनरी सेल के नाम से जानेंगे। क्लियर? पहले आप इसको राइट कर लीजिए। अब देखो पांचवा पॉइंट और देख लो, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला दिया गया है? 2n² के आधार पे भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। पहले आप राइट कर लीजिए। अब देखो ये जो पांचवा पॉइंट दिया गया है, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2n²। हम इसको देखते हैं, इसको कैसे 2n² के आधार पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस सेल में कितना रहेगा इसको हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, इस कैलकुलेशन का प्रयोग पहला सेल से लेकर के चौथा सेल तक ही कर पाएंगे। क्लियर? ये पांचवा पोस्टुलेट क्या है बोर्स मॉडल का? कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू एन स्क्वायर, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सेल। अगर पहला सेल का निकालेंगे तो 1 कर देंगे यहाँ पे। क्लियर? अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल, पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? वैसे तो कैलकुलेशन में कितना इलेक्ट्रॉन आया है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस कैलकुलेशन के आधार पे क्या हो जाएगा? 2 × n बराबर 1 हो जाएगा पहले सेल के लिए। 2 × 1² बराबर क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड सेल बराबर 2 × 2² बराबर क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द